Hello everyone, welcome to study UPSC PSC with Shan. So this is fifth session of 5 MCQ 5 concept series. So let's start today's discussion. Consider the following pairs of the local name of grasslands and their region. So पहले हम क्या करेंगे, grasslands के बारे में पढ़ेंगे and then जाके इस MCQ को solve करेंगे. See, अब grasslands क्या है? Grasslands are flat and dry areas which are dominated by grasses. तो ये एक ऐसा रीजन है जहाँ पर बहुत ज़्यादा वाटर स्कैर्सिटी है, प्लस एनफ रेनफॉल भी नहीं होता है. तो इसके वजह से क्या होता है, यहाँ पर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स बहुत कम है, प्लस फॉरेस्ट भी बहुत कम पाए जाते हैं. एंड पार्टिकुलरली यहाँ पर टॉल ट्रीज बहुत रेयर पाए जाते हैं. ओके, सो हम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड में डिफरेंट क्या देखते हैं, डिफरेंट नाम के ग्रासलैंड्स देखते हैं. ये हम आगे पढ़ेंगे. तो ग्रासलैंड्स को क्या हुआ, दो टाइप्स में डिवाइड किया. एक है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स एंड दूसरा है टेम्परेट ग्रासलैंड्स. सी, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स क्या होता है, ये मोस्टली इक्वेटर के पास ही रहता है. ओके, एंड ये थ्रू आउट द ईयर ये ग्रासलैंड्स वार्म रहता है. तो हम पहले क्या करेंगे, इस ग्रासलैंड्स के थोड़ा कॉन्सेप्ट ले लेते हैं कि ये एक्चुअली कैसे फॉर्म होता है, एंड फिर जाके हम इसका नाम पढ़ेंगे. सी, हम एग्जाम्पल लेते हैं साउथ अमेरिका के मैप का. ओके, ये ग्राफ ड्राइंग है. ओके, तो ये रहा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये रहा इक्वेटर, राइट. एंड हमें पता है यहाँ पर ट्रेड विंड कौन सा है, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स. एंड उस साइड से क्या है, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स. ओके, ये है 23.5 डिग्री एस साउथ, एंड ये है इक्वेटर. सी, ईस्टर्न साइड ऑफ द कॉन्टिनेंट में, इस कॉन्टिनेंट के ईस्टर्न साइड ऑफ द कॉन्टिनेंट में क्या पाए जाते हैं, जैसे हमें पता है, अगर अपने क्लाइमेट को अच्छे से पढ़ा होगा, यहाँ पर मेराइन टाइप ऑफ क्लाइमेट पाए जाते हैं, जहाँ पर ऑलमोस्ट 9 मंथ में क्या होता है, एनुअली 9 मंथ रेन होता है. ओके, तो यहाँ पर क्या है, ब्राज़ील हाईलैंड्स है. तो जब साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स ओशन से मॉइस्चर लाता है, यहाँ विंडवर्ड साइड में ओरोग्राफिक रेनफॉल पाए जाते हैं. ओके, यहाँ पर आके ब्राज़ील हाईलैंड्स के विंडवर्ड साइड में क्या होता है, ओरोग्राफिक रेनफॉल. एंड जब ये विंड मूव करता है कहाँ, लीवर्ड साइड में, ये है लीवर्ड साइड, तब यहाँ पर क्या होता है, ड्राई विंड्स होता है ये. ओके, एंड वी सी ड्राई विंड्स. इसके कारण लीवर्ड साइड में रेनफॉल बहुत कम होता है, स्कर्ट्स ऑफ वाटर होता है, एंड हेंस वी सी ग्रासलैंड्स. एंड यहाँ पर जो ग्रासलैंड्स, इसका नाम क्या है, कैंपस. सी, मैंने यहाँ पर सिर्फ रफ अंडरस्टैंडिंग के लिए ये मैप मैंने ड्रॉ किया है. ओके, फिर क्या है, यहाँ पर है गुयाना हाईलैंड्स. तो जब नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स आएगा, यहाँ से विंडवर्ड साइड में रेनफॉल होगा, एंड लीवर्ड साइड यहाँ पर है, लीवर्ड साइड क्या होगा, ड्राई विंड्स रहेगा, एंड यहाँ पर ग्रासलैंड्स होगा. एंड इसका क्या नाम है, लानोस. ओके, तो ये मैं आपको एक सिंपल कॉन्सेप्ट दिया हूँ कि कैसे एक्चुअली ग्रासलैंड्स होते हैं. फिर हम अफ्रीका में क्या देखते हैं, अफ्रीका में भी हम सेम, फॉर एग्जांपल, हाँ, ये रहा इक्वेटर, राइट, ये रहा इक्वेटर, ये रहा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. यहाँ पर क्या आया, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स. ओके, ये रहा सहारा डिज़र्ट, एंड यहाँ पर है क्या, शावाना ग्रासलैंड्स. तो जब यहाँ से विंड आता है तो ये विंड ड्राई होता है, क्योंकि वो डिज़र्ट के ऊपर से आ रहा है, राइट. एंड ये विंड ड्राई होता है, एंड जिसके कारण यहाँ पर ग्रासलैंड्स पाए जाते हैं, एंड इसका नाम क्या है, शावाना. फिर हम देखेंगे कि टेम्परेट ग्रासलैंड्स, राइट. टेम्परेट ग्रासलैंड्स क्या है, ये भी ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स की तरह है, बस क्लाइमेटिक कंडीशंस डिफरेंट होता है इन दोनों का. जैसे टेम्परेट ग्रासलैंड कोल्ड में, विंटर में कोल्ड रहता है, एंड समर में वार्म रहता है. तो अगर हम ये नॉर्थ अमेरिका का देखें, यहाँ पर मैं रफ मैप ड्रॉ करता हूँ. ओके, सी, ये रहा 30 डिग्री, एंड ये रहा 45 डिग्री. ओके, सो यहाँ पर जो ट्रेड विंड्स होगा, इसका नाम क्या आएगा, वेस्टर्लिस. ये रहा रॉकी माउंटेन्स. तो यहाँ पर विंडवर्ड साइड पर क्या होगा, यहाँ पर पैसिफिक ओशन से ये वेस्टर्लिस क्या करेगा, मॉइस्चर लेके यहाँ पर विंडवर्ड साइड में रेनफॉल करेगा. एंड जब ये विंड जाएगा लीवर्ड साइड में, तो ये विंड ड्राई रहेगा, एंड इस साइड में क्या होगा, ड्राई विंड्स
सो ग्रासलैंड्स, यहाँ पर जो ग्रासलैंड्स पाए जाते हैं इसे हम क्या कहते हैं, प्रायरीज। सो टेम्परेट ग्रासलैंड्स में एग्जैक्टली आप देखेंगे साउथ अफ्रीका में, साउथ अमेरिका में, यहाँ पर यह ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ये है क्या, एंडेस माउंटेन्स, यहाँ से आएगा वेस्ट इंडीज एंड इस साइड्स का, अर्जेंटीना के इस साइड्स पर पाए जाते हैं पैम्पस ग्रासलैंड्स। ओके, फिर आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया का भी सेम, यहाँ पर है बेल्ट्स नहीं, यहाँ पर है डाउन्स ग्रासलैंड्स। फिर अफ्रीका के नीचे साउथ अफ्रीका में क्या पाए जाते हैं, बेल्ट्स, ये क्या, टेम्परेट ग्रासलैंड्स। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम देखते हैं कि ब्राज़ील में पाए जाते हैं कैंपस, यस ये करेक्ट है। वेनेजुएला में लानोस हमने पढ़ा है, ईस्ट अफ्रीका में शवाना हमने पढ़ा है, नॉर्थ अमेरिका में प्रायरीज, यस, अर्जेंटीना में पैम्पास, यस, साउथ अफ्रीका में बेल्ट, यस, ऑस्ट्रेलिया में डाउन। ओके, अब हम क्या करेंगे, उस एमसीक्यू को हम सॉल्व करते हैं। ये रहा ग्रासलैंड्स एंड ये रहा रीजन, कैंपस ब्राज़ील, यस, डाउन्स साउथ अफ्रीका, नो इट्स रॉन्ग स्टेटमेंट, बेल्ट्स ऑस्ट्रेलिया, नो इट्स ए रॉन्ग स्टेटमेंट, क्योंकि डाउन्स कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया पर, एंड बेल्ट्स कहाँ पर है, साउथ अफ्रीका पर। सो हाउ मेनी ऑफ द पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड, ओनली वन। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Consider the following statements regarding the system of dual government in बंगाल। सो पहले हम बंगाल के ड्यूअल गवर्नमेंट को पढ़ लेते, फिर जाके हम इस एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। सी, जैसे हमें पता है बैटल ऑफ बक्सर के बाद क्या साइन हुआ था, ट्रिटी ऑफ इलाहाबाद साइन हुआ था, राइट। एंड ट्रिटी ऑफ इलाहाबाद में ब्रिटिश को क्या मिला था, ट्रेडिंग राइट्स से रेवेन्यू कलेक्टिंग राइट्स मिल गया था। तो ये एक क्या हुआ, एक बहुत डिफरेंट सिनेरियो क्रिएट हो गया बंगाल रीजन में। तो फिर क्या हुआ, रॉबर्ट क्लाइव जो है ना, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया बंगाल में ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। एंड ड्यूअल सिस्टम मतलब क्या, रूल ऑफ टू, राइट, कंपनी एंड नवाब का रूल। सो कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने दीवानी राइट्स एंड निजामत राइट्स अपने पास रख लिया एंड पीस एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का राइट दे दिया नवाब को। तो यहाँ पर दीवानी का मतलब क्या है, कलेक्टिंग रेवेन्यू कलेक्शन करना, एंड निजामत का मतलब क्या है, पुलिस एंड जुडिशियल फंक्शंस। तो यहाँ पर एक दो कंक्लूशंस निकलता है कि फर्स्ट कंक्लूशन से कंपनी हैड पावर बट नो रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स पीपल, उनके पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि पीपल के वेलफेयर के बारे में सोचे, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में सोचे। लेकिन नवाब के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो लोगों के वेलफेयर के बारे में सोचे, लेकिन उनके पास कोई पावर नहीं है कि रेवेन्यू कलेक्ट करे। वो फंड एंड फोर्सेस के लिए किसके ऊपर डिपेंड थे, कंपनी के ऊपर। ओके, सो कलेक्टिंग रेवेन्यू ये कहाँ से मिला, फ्रॉम एम्परर, जो मुगल एम्परर थे शाह आलम II, उनसे मिला। एंड यहाँ पर है फ्रॉम नवाब ऑफ बंगाल से निजामत राइट्स मिला। फिर एम्परर ये दीवानी राइट्स को एक्सरसाइज करने के लिए कंपनी ने क्या किया, डेप्यूटी दीवान्स अपॉइंट किया। तो कौन कौन है, मोहम्मद रज़ा खान बंगाल रीजन के लिए एंड राजा सीताब रॉय बिहार रीजन के लिए। तो क्या हुआ, ये ड्यूअल गवर्नमेंट ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रेकडाउन एंड प्रूफ डिजास्ट्रियस है बंगाल रीजन के लिए, क्योंकि उन्होंने इतना ज़्यादा हाई टैक्सेस इम्पोज किया पीजेंट्स पर, लोकल्स पर। एक टाइम ऐसा आया 1769 में फेमाइन आया, जिसके कारण बहुत से लोग उस रीजन में मारे गए थे। फिर वारेन हेस्टिंग डिड अवे विथ ड्यूअल सिस्टम इन 1772। तो अब हम क्या करेंगे, उस एमसीक्यू को अब हम सॉल्व करेंगे। रॉबर्ट क्लाइव इंट्रोड्यूस द ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, यस इट्स ए करेक्ट स्टेटमेंट। द दीवानी राइट्स collecting revenue came under the control of company, yes, even it's correct statement. The nizamat rights, police and judicial functions came under the control of nawab, no it's a wrong statement, क्योंकि बहुत निजामत एंड दीवानी राइट्स किसके अंदर आता था, कंपनी के अंदर। सो हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर करेक्ट, ओनली 2, ऑप्शन बी इज द करेक्ट स्टेटमेंट। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग कंट्रीज, सी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइट। टर्की, सीरिया, लेबनान एंड जॉर्डन। हाउ मेनी ऑफ द अबव मेंशन कंट्रीज शेयर बॉर्डर विथ इजराइल। तो पहले हम इजराइल के मैप को लोकेट करते हैं एंड देन जाके इसको सॉल्व करेंगे। सी, ये रहा इजराइल का मैप, ये रहा मेडिटेरेनियन सी। एंड कौन कौन से कंट्रीज बॉर्डर करता है, यहाँ पर है इजिप्ट, यहाँ पर है जॉर्डन, ओके, यहाँ पर है सीरिया एंड लेबनान। सो 1 2 3 4 4 कंट्री बॉर्डर्स इजराइल, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं।
सॉरी, हाँ, सीरिया, यस इट्स ए करेक्ट स्टेटमेंट। लेबानन, जॉर्डन, ये तीनों इसराइल को बॉर्डर करते लेकिन टर्की नहीं करता। सो ओनली 3 ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट स्टेटमेंट। तो अब क्या करेंगे, हम देखेंगे कि इसराइल पैलेस्टीन को आप बहुत अच्छे से पढ़े, राइट। यहाँ पर कौन कौन से वाटर बॉडीज़ है, कौन कौन से लेक है, फिर अब यहाँ पर गोलान हाइट्स को भी आप डिटेल में डिस्कस करेंगे, फिर इसराइल एंड मिडिल ईस्ट का जो रिलेशन है वो भी आप देखेंगे, एंड मैंने ईरान का भी मैपिंग मैंने लास्ट वीडियोज़ में किया, ये भी आप देख सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मिडिल ईस्ट वेस्ट एशिया इस बार यूपीएससी एग्जाम के लिए। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट्स। तो इसको हम एक बार देख लेते, फिर जाकर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सी, बजट हैज़ 2 अकाउंट, राइट। एक है रेवेन्यू अकाउंट एंड दूसरा है कैपिटल अकाउंट, राइट। सो रेवेन्यू अकाउंट में क्या क्या है, रेवेन्यू रिसिप्ट एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बट इसको पढ़ने से पहले हम ये जानते हैं कि रेवेन्यू अकाउंट होता क्या है। सी, इट इज़ बेसिकली refers to the expenditure incurred by government and income that is earned by government in day-to-day administration operation। सरकार क्या करता है, डे टू डे ऑपरेशन के लिए, डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए जो एक्सपेंडिचर इनकर करता है प्लस जो इनकम करता है, इसको हम कहाँ पर रखते हैं, रेवेन्यू अकाउंट में। सो रेवेन्यू रिसिप्ट में है जो इनकम अर्नड एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में है जो एक्सपेंडिचर जो है जो गवर्नमेंट करता है। तो अगर हम रेवेन्यू रिसिप्ट में देखें कि सरकार कैसे इनकम अर्न करता है डे टू डे बेसिस के लिए, एक है टैक्स रेवेन्यू एंड दूसरा है नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू में क्या क्या है, डायरेक्ट टैक्सेस जो है एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू में कौन सा है, इंटरेस्ट पेमेंट, इंटरेस्ट रिसिप्ट, जो सरकार ने लोन दिया उस लोन का जो इंटरेस्ट है वो कहाँ पर ऐड होता है, नॉन टैक्स रेवेन्यू पर। लेकिन जो लोन है, राइट, लोन रिकवरी जो है ये होता है कैपिटल अकाउंट पर, ये हम देखेंगे। फिर है प्रॉफिट्स एंड डिविडेंड्स, फिर है फीस एंड फाइन्स, फिर है एक्सटर्नल ग्रांट्स। एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या है, डे टू डे फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, सैलरीज, पेंशन, सब्सिडीज, इंटरेस्ट पेमेंट ऑन डेप्ट इनकर्ड बाय गवर्नमेंट, राइट। जो लोन लिया गवर्नमेंट ने उस लोन का जो इंटरेस्ट है, राइट, उस इंटरेस्ट जो है वो इंक्लूड होता है कहाँ, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, लोन नहीं, ये आपको याद रखना होगा। फिर है ग्रांट्स गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट, सम ग्रांट्स में भी मेंट फॉर क्रिएशन ऑफ एसेट्स, ये भी याद रखिएगा, ग्रांट्स दिया जाता है स्टेट को। एंड कुछ ऐसा ग्रांट्स है जो एसेट क्रिएशन के लिए है, वो कहाँ पर इंक्लूड है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, राइट। अब हम देखेंगे क्या, कैपिटल अकाउंट। सी, इट इज़ एसोसिएटेड विथ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। ओके, सो कैपिटल रिसिप्ट्स क्या क्या है, पहला है रिकवरी ऑफ लोन्स, जो लोन सरकार दिया था वो लोन रिकवरी हुआ। फिर है डिसइन्वेस्टमेंट, ये क्या है, सरकार क्या करता है, किसी भी PSUs का शेयर सेल करता है। फॉर एग्जांपल, एक कंपनी है सरकार के PSU X, यहाँ पर 100% इक्विटी किसका है, गवर्नमेंट का है, लेकिन अब गवर्नमेंट ने चाहा कि उसका कुछ इक्विटी क्या करना है, सेल करना है। तो 51% सरकार ने अपने पास रखा एंड 41% सरकार ने सेल किया। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट। ओके, एंड इससे जो पैसा आता है ये कहाँ पर ऐड होता है, कैपिटल रिसिप्ट में। फिर है बोरोइंग, फिर है प्रोविडेंट फंड। सी, ये है एक डेप्ट क्रिएटिंग रिसिप्ट्स, ये सरकार ने ऑल्दो बोरो किया लेकिन इसे रिटर्न भी करना होता है, सो इसे हम कहते हैं क्या, डेप्ट क्रिएटिंग रिसिप्ट। फिर है कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, रीपेमेंट ऑफ लोन्स, ओनली प्रिंसिपल अमाउंट, क्योंकि हमने पहले कहा था कि इंटरेस्ट जो है यह रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जाता है। फिर है लोन्स टू स्टेट्स एंड यूटीज। अब हम सॉल्व करेंगे इस MCQ को। सी, which of the following are non-tax revenue receipts? Profits and dividends, yes. Interest received, yes. Fees and penalties, yes. फिर है grants, yes. So how many of the above statement are correct? Option D, only 4 is the correct statement. Now let's move to next question. Consider the following statement regarding the monetary policy committee. तो हम पहले क्या करेंगे, MPC के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, देन इसको सॉल्व करेंगे। सी,
MPC क्या है? It's a statutory body constituted under RBI Act 1934. Okay, so RBI Act 1934 has been amended. इसको amend किया by Finance Act and क्या हुआ? फिर constitute हुआ Monetary Policy Committee. See, ये जो MPC कमिटी है राइट, इसका 6 मेंबर है एंड 6 मेंबर में से 3 मेंबर है RBI के साइड से एंड 3 मेंबर जो है अपॉइंट करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट। एंड इस कमिटी को चेयर कौन करता है? इसका हेड है RBI के गवर्नर। ये आप याद रखें, RBI गवर्नर इज़ द चेयरमैन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी। एंड इसका क्या होता है? मीटिंग होता है 4 टाइम्स एनुअली 4 बार इसका मीटिंग होता है। तो मॉनेटरी पॉलिसी का कुछ फंक्शंस जैसे है, इट मेंटेन्स प्राइस स्टेबिलिटी, ये प्राइस स्टेबिलिटी को मेंटेन करता है, लेकिन साथ में क्या करता है? ग्रोथ भी करता है कि ग्रोथ रहेगा हमारा मेन ऑब्जेक्टिव, लेकिन साथ में क्या करना है? प्राइस स्टेबिलिटी करना है, इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है। सो इट डिटरमाइंस द बेंचमार्क पॉलिसी इंटरेस्ट रेट इन ऑर्डर टू कीप द इन्फ्लेशन विद इन द टारगेट। ओके, सो ये रहा कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी के। अब हम क्या करेंगे? इस MCQ को सॉल्व करते। इट वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट। यस, इट्स द करेक्ट स्टेटमेंट। द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द कमिटी। नो, RBI गवर्नर इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, so it's a wrong statement. The meeting of the monetary policy shall be held at least 2 times a year. No, it's a wrong statement. At least 4 times a year, जिसे हमने अभी पढ़ा है। So how many of the statement given above are correct? Option A, only one is the correct statement. So आज के लिए इतना ही। अगर आप इस PDF को एक्सेस करना चाहते हैं, आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर जा सकते हैं एंड मैं मेरा टेलीग्राम ग्रुप पे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूँगा। अगर वीडियो अच्छा लगे देन लाइक करें and you can also share. Thank you.